अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेनोपॉज़ का बालों के झड़ने के साथ क्या ताल्लुक़ है। मेनोपॉज़ उस वक्त होता है जब माहवारी 12 महीने तक बंद रहती है। ताहम वो हार्मोनल तब्दीलियाँ जो कि बालों के झड़ने का सबब बनती है, मेनोपॉज़ से कई साल पहले शुरू हो सकती है, जिसे पेरीमेनोपॉज़ल फेज़ कहा जाता है। तो बालों के झड़ने की बुनियादी वजह मेनोपॉज़ की वजह से होने वाली हार्मोनल तब्दीलियाँ हैं। और ये मसला मेनोपॉज़ के 3 मराहिल में से किसी भी मरहले में ज़ाहिर हो सकता है। सबसे पहला फ़ेज़ पेरीमेनोपॉज़ल का होता है। ये वो वक्त है जब मेनोपॉज़ के करीब हार्मोन्स के उतार-चढ़ाव शुरू होते हैं। आम तौर पर ये 40 की दहाई में शुरू होता है और तकरीबन 10 साल तक जारी रह सकता है। पेरीमेनोपॉज़ के दौरान जो अलामात ज़ाहिर होते हैं, वो मेनोपॉज़ के बाद भी बरकरार रह सकते हैं। और ये तवील दौरानिये वाला मरहला नहीं है, बल्कि एक वक्त होता है जब बेज़ातानी अंडे खारिज करना बंद कर देती है और एस्ट्रोजन की मिकदार कम हो जाती है। इसके बाद पोस्ट मेनोपॉज़ल का फ़ेज़ है, जो कि मेनोपॉज़ के बाद शुरू होता है और ये ज़िंदगी के बाकी हिस्से तक जारी रह सकता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बालों की नशोनुमा, मजबूती और घनेपन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो पेरीमेनोपॉज़ के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की सतह कम हो जाती है, जिससे बाल पतले और कमज़ोर होने लगते हैं और पहले की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ते। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से एंड्रोजन हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जो कि मर्दाना हार्मोन हैं और ये ख़वातीन में भी मामूली मिकदार में मौजूद होते हैं। तो इन हार्मोन्स की ज़्यादती बालों की जड़ों को सिकुड़ने पर मजबूर करती है और ये बालों की झड़ने की एक किस्म है जिसको एंडोजेनेटिक एलोपेशिया कहा जाता है। तो मेनोपॉज़ के दौरान बालों के झड़ने के क्या अलामात हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपके हेयर ब्रश में मामूल से ज़्यादा बाल मौजूद हो सकते हैं। शावर ड्रेन में बालों की मिकदार बढ़ सकती है। तकिए या कपड़ों पर पहले से ज़्यादा बाल नज़र आने लगते हैं। बालों का बार बार टूटना आम हो जाता है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बाल गिरना कुछ अरसा जारी रहता है, तो मांग चौड़ी हो सकती है, पोनीटेल पतली लग सकती है या बाल बेजान और फ्लैट दिखाई देने लगते हैं। तो मेनोपॉज़ की वजह से बालों का झड़ना सिर्फ सर तक महदूद नहीं होता। बहुत सी ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि उनके बाजुओं, बगलों और टांगों की बालों की ग्रोथ या कम हो जाती है या रुक जाती है। यहाँ तक कि आईब्रोज़ और आईलैशेज़ भी मेनोपॉज़ के दौरान कम घने हो सकते हैं। तो क्या मेनोपॉज़ के दौरान बालों की ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकती है? कुछ सूरतों में जब एंड्रोजन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो ख़वातीन के चेहरे पर हल्के बारीक बाल, जिन्हें पीच फज़ कहा जाता है, या चिन पर ज़्यादा बाल उग सकते हैं, जबकि सर के बाल कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। तो मेनोपॉज़ के दौरान बालों के झड़ने का इलाज कैसे करें? इसमें तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, अद्वियात और कुछ प्रोफ़ेशनल इलाज शामिल हैं। सबसे पहले मिनॉक्सिडिल के बारे में बात करते हैं। ये आम तौर पर मर्दाना गंजपन के लिए ओवर द काउंटर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ख़वातीन में जिनके एंड्रोजन्स की वजह से बाल झड़ते हैं, उनमें ये मुयस्सर साबित हो सकता है और ये 2% और 5% स्ट्रेंथ में दस्तयाब है। इसको लगाने से ख़ारिश, खुश्की या जलन हो सकती है और अगर चेहरे पर सूजन, सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज़ होना या सीने में दर्द जैसे अलामत ज़ाहिर हो, तो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बंद करके फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। हामला ख़वातीन को मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पर फिनेस्टेरॉइड है और ये दवा आम तौर पर मर्दाना गंजपन के इलाज के लिए दी जाती है। तहकीकात से ज़ाहिर होता है कि फिनेस्टेरॉइड कुछ ख़वातीन में बालों की रीग्रोथ में मदद कर सकता है और इसके अलावा हर्सिटिज़म यानी ख़वातीन के चेहरे, सीने और कमर पर गैर मामूली बालों की ग्रोथ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर स्पाइरोनोलेक्टोन है, जो कि अमूमन एक्ने के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेनोपॉज़ के दौरान बालों के झड़ने की रफ्तार को रोक सकता है, लेकिन नए बाल उगाने में मदद नहीं कर सकता और तकरीबन 40% ख़वातीन में इस दवाई के इस्तेमाल से मस्बत नताइज देखे गए हैं। वो ख़वातीन जो कि हामला हैं या हामला हो सकती हैं, वो फिनेस्टेरॉइड और स्पाइरोलेक्टोन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बर्थ डिफेक्ट्स का सबब बन सकता है।
اس کے علاوہ مائکرو نیڈلنگ ہے اور یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں باریک سوئیوں کی مدد سے جلد پر مائکروسکوپک سوراخ کیے جاتے ہیں جو کہ جسم کے مدافعتی نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور یہ بالوں کی گروتھ میں مدد کر سکتا ہے۔ زیادہ میسر نتائج کے لیے مائکرو نیڈلنگ کے بعد آپ سر کی جلد پر ٹاپیکل مینوکسیڈل استعمال کر سکتے ہیں۔ لو لیول لیزر تھراپی سر پر کم شدت والی روشنی لگانے سے کام کرتی ہے۔ یہ روشنی بالوں کے اگنے کے سگنل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، تو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بالوں کی فولیکلز کی تعداد کو بڑھاتا ہے اور بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ تو بالوں کی صحت کے لیے کچھ غذائی اجزاء بھی بہت ضروری ہے۔ پروٹینز بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور بال جھڑنے کو کم کرتا ہے، اور یہ گوشت، مرغی، سویا مصنوعات، پھلیاں، ڈیری مصنوعات اور نٹس میں شامل ہیں۔ ہیلدی فیٹس اسٹیرائڈ ہارمون کی تیاری میں مدد کرتا ہے جو کہ بالوں اور جلد کی حفاظت کرتا ہے، اور ہیلدی فیٹس مچھلی، السی کے بیج، مختلف قسم کے نٹس، سویابین اور پلانٹ آئلز میں شامل ہیں۔ وٹامن اے، بی، سی اور ڈی بالوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں، اور یہ مالٹے، لال مرچیں، ہری سبزیاں، ٹماٹر، گاجر، مچھلی، انڈے، گوشت، مرغی، ڈیری مصنوعات میں شامل ہیں۔ منرلز میں زنک، کاپر، آئرن، سیلینیم، کیلشیم، میگنیشیم بالوں کی صحیح نشوونما کے لیے ضروری ہے، اور یہ دہی، پنیر، بیریز اور ہری سبزیوں میں شامل ہیں۔ مینوپاز کے دوران ہارمونل تبدیلیاں اسٹریس کی سطح کو بڑھا دیتی ہے، تو اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیٹیشن، بریدنگ ایکسرسائزز، یوگا بہت افیکٹو ہیں۔ اس کے علاوہ واک کرنا، سائیکلنگ اور ہائکنگ جیسے لو امپیکٹ ایکسرسائزز نہ صرف موڈ کو بہتر کرتی ہے بلکہ اسٹریس کی سطح کو بھی کم کرتی ہے۔ آخر میں ہیئر اسٹائلنگ کے گرم آلات مثلاً کہ اسٹریٹنرز اور ہیئر ڈرائرز وغیرہ، ان کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ٹیزنگ اور بیک کومنگ کرنے سے بھی بال ٹوٹتے ہیں، لہٰذا اسے بھی گزیر کریں، اور ممکن ہو تو بالوں کو ڈائی کرنے سے بچیں، اور اگر ڈائی کرنا ضروری ہو جائے تو نیچرل یا ہربل ڈائی کا استعمال کریں۔